हाँ भाई, शुरू किया जाए। तो क्या हमारे आपके बीच में चल रही थी बात, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात चल रही थी। तो सबसे बेस्ट मॉडल सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए सिंगल और निकोलसन ने दिया था 1972 में। इन्होंने क्या बताया था कि सेल मेम्ब्रेन में 3 कंपोनेंट होते हैं। इन्होंने बताया था कि प्रोटीन कितने परसेंट पाई जाती है, 52%, लिपिड 40% और शुगर कितने परसेंट पाई जाती है, 8%। तुमको मैंने बताया था कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आरएनए कहाँ नहीं पाया जाता है, तो आपका आंसर है सेल मेम्ब्रेन में आरएनए नहीं पाया जाता है। ये भी मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिविंग होती है। और इस मॉडल के द्वारा हम अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे सेल मेम्ब्रेन से होकर मटेरियल अंदर आता है और कैसे बाहर निकलता है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगल और निकोलसन ने दिया था। अगर टिपिकल प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में क्या होता है, सबसे बाहर की तरफ क्या होती है, सेल वॉल होती है। इस प्रकार से सबसे बाहर की तरफ ये मान लेते हैं सेल वॉल होती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में मेजर डिफरेंस मैंने बताया कि केवल सेल वॉल का होता है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में मेजर डिफरेंस किस बात का होता है? सेल वॉल का होता है। इस प्रकार से मेजर डिफरेंस सेल वॉल का होता है। ये सेल वॉल का होता है, तो इसको तो हमने कह दिया ये है सेल वॉल। और सेल वॉल के जस्ट नीचे क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस प्रकार से सेल वॉल के जस्ट नीचे सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके अंदर मैंने बताया था कि एक सेंटर में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। इस प्रकार से ये सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के बाहर क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये न्यूक्लियस मैंने बना दिया, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। अब हमें तो बताना है सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है, ये सब बताना है, और कैसे सेल वॉल बनती है। तुम्हें याद रखना है, जब भी सेल डिवाइड होती है तो पहले किसका डिवीज़न होता है? न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। न्यूक्लियस के डिवीज़न को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और साइटोप्लाज्म के डिवीज़न को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। अब देखा जाए क्या होता है, ध्यान से अब समझना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैंने बताया जब भी सेल डिवाइड होती है तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। मतलब फर्स्ट टाइम अकर्स कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले साइटोकाइनेसिस हो जाए और बाद में कैरियोकाइनेसिस हो, नेवर पॉसिबल। मान लेते हैं न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब कैसे डिवाइड होता है वो सेल डिवीज़न जब चैप्टर बताएंगे तब तुम्हें बताएंगे कैसे डिवाइड हुआ। मान लेते हैं कैरियोकाइनेसिस हो गई और एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए। अब देखो सेल वॉल कैसे बनती है। गोल्गी बॉडीज़ के कुछ सबस्टेंस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ सबस्टेंस दोनों न्यूक्लियस के मध्य में एकत्रित हो जाते हैं। दोनों न्यूक्लियस के मध्य में एकत्रित हो जाते हैं, मिडिल में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे एक मिडिल में क्या बनती है? डार्क लाइन बनती है। इस डार्क लाइन को क्या कहते हैं? फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। और यही फ्रैग्मोप्लास्ट सेल प्लेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और सेल प्लेट में कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं
जब सेल प्लेट में केमिकल चेंजेस आ जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं, मिडिल लैमेला कहते हैं। तो एक्चुअल में फ्रैग्मोप्लास्ट पहले सेल प्लेट में कन्वर्ट हुआ और सेल प्लेट में क्या होता है, कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं और तब ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, मिडिल लैमेला में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसे हमने क्या कहा, ये मिडिल लैमेला कहते हैं, लैमेला कहते हैं। तो ये मिडिल लैमेला कहलाती है। और तुम्हें याद रखना है मिडिल लैमेला किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। ये इस पर क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि मिडिल लैमेला किसकी बनी होती है, तो तुम्हें याद रखना है कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। और मिडिल लैमेला दो सेल के बीच में किसका काम करती है, एक सीमेंट का काम करती है, मतलब दो सेल को आपस में जोड़ने का काम कौन करती है, मिडिल लैमेला करती है। तो ये मिडिल लैमेला एक्ट एज अ सीमेंट बिटवीन टू सेल्स। अब देखा जाए जब सेल ग्रोथ करती है तो साइटोप्लाज्म के ही कुछ सबस्टेंस मिडिल लैमेला के अंदर और बाहर दोनों साइड में ये पतली लेयर के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। जो पतली लेयर के रूप में एकत्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। तो ये जो बनती है इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। ये कहलाती है प्राइमरी सेल वॉल कहलाती है, ये प्राइमरी सेल वॉल कहलाती है। तो प्राइमरी सेल वॉल में ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी होती है, ये वृद्धि करती है। तो सब जब सेल ग्रोथ कर रही होती है तब मिडिल लैमेला के अंदर और बाहर दोनों साइड में साइटोप्लाज्म के ही कुछ सबस्टेंस पतली लेयर के रूप में डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। तो ये प्राइमरी सेल वॉल है जो हमने बना दिया। अब देखा जाए क्या होता है जब सेल की ग्रोथ रुक जाती है। जब सेल की ग्रोथ रुक जाती है तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म के ही कुछ सबस्टेंस एक मोटी परत के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। ये बात याद रखना, जब सेल की ग्रोथ रुक जाती है तब ऐसा होता है। तो जब सेल की ग्रोथ रुक जाती है तो साइटोप्लाज्म के कुछ सबस्टेंस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ एक मोटी परत के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। ये सेकेंडरी सेल वॉल कहलाती है। इसको भी क्या कहते हैं, सेकेंडरी, ये सेकेंडरी सेल वॉल कहलाती है, ये सेकेंडरी सेल वॉल कहलाती है। उसके बाद में देखा जाए क्या होता है, उस कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जैसे जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिड्स में देखा जाए, एंजियोस्पर्म की वेसल्स में सेकेंडरी सेल वॉल के भी अंदर की तरफ एक और पतली लेयर पाई जाती है। ये जो पतली लेयर पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, टर्सरी सेल वॉल कहते हैं। ये क्या कहलाती है, टर्सरी सेल वॉल कहलाती है। तो ये जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिड्स में मिलती है और एंजियोस्पर्म की वेसल्स में पाई जाती है। ये टर्सरी सेल वॉल कहलाती है। तो इसे क्या कहते हैं, टर्सरी सेल वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं, टर्सरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल कहते हैं। ये टर्सरी सेल वॉल कहते हैं। तो देखा जाए मैंने क्या बताया, सबसे पहले कौन सी बनी थी, मिडिल लैमेला, फिर उसके बाद अंदर की तरफ कौन सी बनी, प्राइमरी सेल वॉल, फिर कौन सी बनी, सेकेंडरी सेल वॉल, और फिर कौन सी बनी, टर्सरी सेल वॉल। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है। तो ये कहलाती है सेल वॉल कहलाती है। और फिर यहाँ तो ये कहलाती है सेल वॉल। और इस सेल की देखा जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है, सेल वॉल। और ये क्या कहलाती है, सेल है। और ये भी क्या कहलाएगी, सेल कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए दो सेल बन गई, बीच में क्या है, सेल वॉल है।
तो यहाँ पर मिडिल लैमेला क्या है, दोनों सेल की एक कॉमन लेयर है। ये मिडिल लेयर इसमें भी है और इसमें भी है, इस सेल की भी लेयर है। अब देखा जाए जैसे ये सेल है तो सबसे बाहर कौन सी है, मिडिल लैमेला, उसके अंदर कौन सी है, प्राइमरी सेल वॉल, उसके अंदर कौन सी है, सेकेंडरी सेल वॉल, और सबसे अंदर की तरफ कौन सी है, टर्सरी सेल वॉल। इसमें भी देखा जाए ये सेल है तो सबसे बाहर की तरफ कौन सी, मिडिल लैमेला, उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल, उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल, सबसे अंदर टर्सरी सेल वॉल। तो अगर सेल वॉल में लेयर का सीक्वेंस देखा जाए बाहर से अंदर की तरफ, तो सबसे बाहर कौन सी होगी, मिडिल लैमेला, उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल, फिर उसके अंदर साइड में सेकेंडरी सेल वॉल, और सबसे अंदर की तरफ टर्सरी सेल वॉल होती है। तो इस प्रकार से सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ। जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है तो कहीं कहीं पर सेल वॉल नहीं बनती है, और जहाँ जहाँ पर सेल वॉल नहीं बनती है वहाँ पर गैप छूट जाते हैं। ये जो गैप छूटते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर सेल वॉल नहीं बनी, यहाँ पर सेल वॉल नहीं बनी थी, तो यहाँ पर गैप बन गए, और इन गैप को क्या कहते हैं, पिट्स कहते हैं, पिट्स कहते हैं। क्या कहेंगे, पिट, छिद्र कहते हैं। अब यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है, इस प्रकार से इस सेल का साइटोप्लाज्म, इधर इस सेल का साइटोप्लाज्म है। अब देखा जाए सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म से एक पतले धागे के रूप में कनेक्ट रहता है। इस प्रकार से साइटोप्लाज्म, एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से एक पतले धागे के रूप में कनेक्ट रहता है। ये जो साइटोप्लाज्म का पतला धागा है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। ये कहलाता है प्लाज्मोडेस्मेटा कहलाता है, ये प्लाज्मोडेस्मेटा कहलाता है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्लाज्मोडेस्मेटा के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो ये बात में याद रखना है, प्लाज्मोडेस्मेटा के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और दो सेल के साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट किसके द्वारा रहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा कनेक्ट रहते हैं। और प्लाज्मोडेस्मेटा मैंने क्या बताया, एक साइटोप्लाज्म का पतला धागा होता है जो दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। अब एक चीज तुमको बताएं, और अगर जो हम एल्गी की बात करते हैं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं। अगर जो हम एल्गी की बात करें तो एल्गा में क्या होता है, ये मान लेते हैं एल्गा है, ये एल्गा है। अब यह एल्गी मान लेते हैं। और एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, एल्गी की सेल वॉल देखो किस किस चीज़ की बनी होती है। हाँ, एल्गी की सेल वॉल देखो किस किस की बनी होती है। तो एक तो होता है एल्गी के सेल वॉल में सेलुलोज होता है। क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो याद रखना है एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज होता है, सेलुलोज होता है। और प्लस और क्या होता है, ग्लैक्टेंस होता है, ये ग्लैक्टेंस होता है। और क्या होता है, मैनांस होता है। क्या होता है, मैनांस, मैनांस होता है। और क्या होता है, मिनरल, मिनरल, मिनरल। मिनरल में कौन से होते हैं, लाइक कौन से होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और CaCO3 को क्या कहते हैं, सिस्टोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टोलिथ। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिस्टोलिथ किसके बने होते हैं, तो आपका आंसर होगा कैल्शियम
कार्बोनेट के बने होते हैं। किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और ये क्रिस्टल जो होते हैं ये अंगूर के गुच्छे के रूप में डिपॉजिट होते हैं, मतलब ग्रुप्स ऑफ ग्रेप्स के रूप में डिपॉजिट होते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिस्टोलिथ में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि सिस्टोलिथ में कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल हैं किस रूप में अरेंज होते हैं, तो अंगूर के गुच्छे के रूप में अरेंज होते हैं। इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो तुम्हें याद रखना है एल्गी के सेल वॉल सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मैनान्स और मिनरल्स लाइक किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। अगली बात देखा जाए, अगर जो हायर प्लांटों की बात करें, ये हायर प्लांट की बात कर रहे हैं, हायर प्लांट की बात कर रहे हैं, हायर प्लांट की बात करते हैं, तो इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? एक तो सेलुलोज, सेलुलोज, और किसकी बनी होती है? हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, और किसकी बनी होती है? पैक्टिन, 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 और किसकी बनी होती है? प्रोटीन, प्रोटीन। इन चीज़ों से मिलकर के किसकी बनी होती है? हायर प्लांटों की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। ये हायर प्लांट की सेल वॉल की मैंने बात किया। अगर तुमसे पूछ लिया गया बताइए फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, कवक की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो आपका आंसर है काइटिन। किसकी बनी होती है? काइटिन, या इसी को क्या कहते हैं? फंगल सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? चाहे हम कहें काइटिन की बनी होती है और चाहे कहें फंगल सेलुलोज की बनी होती है, दोनों बातें एक होती हैं। और सेल वॉल तुमको मालूम है काम क्या करती है? सेल को एक डेफिनेट शेप देती है, सेल को मैकेनिकल इंजरी से बचाती है और सेल का स्केलेटन भी बनाती है, मतलब शेप बनाती है। और इंजरी, मैकेनिकल सपोर्ट, ये सब प्रोवाइड कौन करता है? ये सेल वॉल प्रोवाइड करती है। और सेल वॉल मैंने बताया कैसी होती है? डेड होती है और परमेबल होती है। कैसी होती है? डेड और परमेबल होती है। तो ये तो मैंने बात बताया सेल वॉल के बारे में। अगली हेडिंग देखा जाए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में अगर जो हम बात करें तो देखो क्या होता है। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। हाँ, तो देखा जाए एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की हम बात करने जा रहे हैं। सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होते हैं? इसके अंतर्गत वो ऑर्गेनेल्स आते हैं जिनके फंक्शन एक दूसरे से मिलकर होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? एग्जाम्पल अगर देखें तो कौन कौन से आते हैं? एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। कौन सा आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा कौन सा आता है? गोल्जी बॉडी आती है। ये गोल्जी बॉडीज आती हैं। और तीसरा कौन सा आता है? थर्ड देखो कौन सा आता है? लाइसोसोम। ये लाइसोसोम आते हैं, सोम आते हैं। और चौथा कौन सा आता है? वैक्यूल आती है, वैक्यूल आती हैं। तो इनके वर्ग जो होते हैं एक दूसरे से मिलकर होते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। तो वो ऑर्गेनल्स जिनके फंक्शन एक दूसरे से
कोऑर्डिनेटेड होकर के होते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट से होता है, चलते हैं, तब उन्हें क्या कहते हैं, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। तो एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं? तो तुम्हें याद रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्जी बॉडीज आती है, लाइसोसोम आता है और वैक्यूल आते हैं, क्योंकि इनके फंक्शन एक दूसरे के कोऑर्डिनेटेड होते हैं। और दूसरा कौन सा होता है? नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। कौन सा है? नॉन एंडोमेम्ब्रेनस। एंडोमेम्ब्रेनस, नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की बात करें, नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की बात करें तो इसके अंतर्गत वो ऑर्गन्स आते हैं जो इनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। मतलब वो ऑर्गेनल्स जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, उन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। और नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन आते हैं? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया आता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया आता है। और दूसरा कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट आता है, ये क्लोरोप्लास्ट आता है, ये क्लोरोप्लास्ट आता है। और तीसरा कौन सा आता है? पैराक्सीसोम आता है, ये पैराक्सीसोम आता है, ये पैराक्सीसोम आता है। तो ये जो तीन ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पैराक्सीसोम, इनके जो फंक्शन होते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन तुमसे 2-3 इस पर बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन नीट में डायरेक्ट बन सकता है, क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत कौन आते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम और वैक्यूल आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, कौन से ऑर्गेनेल्स नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं? तो ये 3 आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पैराक्सीसोम। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है? तो वो ऑर्गेनेल्स जिनके फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, जिनके फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं। और नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का मतलब वो ऑर्गेनेल्स जिनके फंक्शन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम से कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं। एक क्वेश्चन और यहीं पर बना सकते हैं, एग्जाम्पल पूछ लेंगे, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत कौन आते हैं? तो ये 3-4 आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज और लाइसोसोम, वैक्यूल्स। और अगर तुमसे पूछा जाता है नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत कौन आते हैं, तो आपका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पैराक्सीसोम। तो यहीं से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं नीट के लिए, जो हर हालत में तुमको तैयार रखना है। आगे देखा जाए क्या होता है। सबसे पहले हम सेल ऑर्गन, देखिए मैंने जब बताया था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस, तो प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने बताया था सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, केवल राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, ये सारे के सारे पाए जाते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, और खूब कस के लग के तैयारी करिए। और तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए, जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए, एनसीईआरटी के अलावा बिल्कुल कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है। एनसीईआरटी पेज नंबर छोड़ करके बाकी सब कंठस्थ कर लीजिए। अगर इतना आप कर लेते हो तो 340 एबव नंबर आप पाओगे। बेस्ट ऑफ लक। अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके।